पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बातियान लिन के साथ बाजार में घूम रहा होता है। वहां पर आने के बाद एक दुकान के पास से उसे एक चीज पसंद आ चुकी थी। वो दुकान वाले को बता देता है कि उसके अंदर कौन सी बीमारी है जिसकी मदद से वो अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा। अगर बातियान को जो चीज पसंद आई है वो उसे फ्री में दे देता है तो उसके बदले बातियान उसका इलाज कर देगा। इस चीज पे वो दुकान वाला मान गया होता है। साथ ही वहाँ पर बातियान को दो लोग भी दिखाई दिए थे जो के आस पास ही रहने वाले थे। उनमें से जो वो बंदा होता है उसने लकी स्टोन समझकर 1000 साल पुरानी कुत्ते की पॉटी को काट दिया था, जिसके अंदर से इतनी ज्यादा स्मेल आ रही होती है कि सारे के सारे लोगों का दिमाग फटने लग जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दुकान वाला उस बंदे से कहता है कि इस बार तो तुम्हारी किस्मत बड़ी ही पॉटी जैसी निकली, क्या एक बार फिर से ट्राई करना चाहोगे? वो बंदा तो अपनी बेइज्जती होता हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। उसने डिसाइड कर लिया था कि अब तो वो कैसे भी करके इस लकी ड्रॉ के अंदर से कुछ ना कुछ तो जीतेगा। इसलिए वो लगातार बहुत सारे पैसे देता है और सारा का सारा जो स्टोन था उन्हें काटना शुरू कर देता है कि कम से कम किसी के अंदर तो कुछ निकलेगा। लेकिन बेचारे की फूटी किस्मत, वो जितना भी पत्थर काटता हर एक के अंदर कुछ भी नहीं था, सबके सब खाली होते हैं। वो कह रहा था कि अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक के अंदर भी कुछ ना हो, कहीं ये दुकान वाला मेरा काट तो नहीं रहा ना। दुकान वाला उस बंदे को और ज्यादा चढ़ाते बढ़ाते हुए कह रहा था कि एक बार फिर से काट के देखो ना, क्या होता है इसके अंदर कुछ निकल आए, इतनी जल्दी हार माननी थोड़ी चाहिए। वो बंदा जोश में आकर दोबारा यहाँ पर उसे जैसे ही काटने वाला होता है, बातियान वहाँ पर आकर कहता है कि रुक जाओ, इसे मत काटना, मैं दूर से ही महसूस कर सकता हूँ कि यहाँ पर जितने भी स्टोन रखे हैं ना वो सब के सब खाली हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये दुकान वाला तुम्हारा काट रहा है और तुम्हारा काट काट कर आधा कर दिया है। अगर ऐसे ही काटते रहोगे ना इन स्टोन को तो पूरा ही काट देगा तुम्हारा। दुकान वाला बातियान से कहता है कि आखिर तू है कौन, और यहाँ पर मेरा धंधा बर्बाद करने के लिए आया है? तू कैसे कह सकता है कि सब के सब खाली है, किसी न किसी में तो कुछ होगा ही ना। बातियान कहता रुक अभी तुझे बताता हूँ। इसके बाद बातियान ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जितने भी बचे हुए पत्थर थे सबके सबको काट दिया था, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता, जैसा कि बातियान ने वहां पर पहले ही कह दिया था। ये देखकर वो बंदा दुकान वाले को पकड़ता है, उसका गला दबाते हुए कहता है कि आखिर तू मेरे साथ गद्दारी कैसे कर सकता है? तूने मेरे इतने सारे पैसे खाए, चल निकाल फटाफट से सारे पैसे। वो बंदा वहां पर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कह रहा होता है कि तुम लोगों ने आज यहाँ पर मेरा धंधा चौपट कर दिया, इसलिए मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधा बातियान से ही भिड़ जाता है ताकि वो उसकी जान ले सके, क्योंकि उसी ने उसका धंधा बर्बाद किया था। वो अपने स्पिरिचुअल स्नेक का इस्तेमाल करते हुए बातियान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन बातियान ने तो उसके स्नेक को एक ही बार में काट दिया था। ऐसे बचकानों से लड़ना तो बातियान के बाएं हाथ का नहीं, बाएं हाथ की छोटी उंगली का ही खेल है। तभी पीछे से वो बंदा भी आ जाता है जो कि झूठ झूठ दिखा रहा था कि मैंने यहाँ पर इन्हीं स्टोन के अंदर से ये पावरफुल स्वॉर्ड जीती है, जबकि ये भी बंदा दुकान वाले के साथ मिला हुआ था। वो भी बातियान के पास आकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन बातियान ने तो एक ही पंच में दोनों के दोनों को उठाकर दूर फेंक दिया था। सभी की हालत खराब हो गई होती है। उन्हें अब समझ आ चुका था कि हमने बातियान से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ पर वो लड़की कह रही है कि जरा देखो तो ये हमें स्वॉर्ड जो दिखा रहा था ये भी इसी का बंदा था। क्या बड़ा ही इन लोगों ने दिमाग लगाकर यहाँ पर धंधा खोल रखा था लोगों को काटने का। वो तो अच्छा हुआ बातियान ने इनके धंधे का पर्दा फाश कर दिया, वरना तो ये लोग हमारी तरह कितनों का काट कर कितना पैसा कमा लेते। दुकान वाला तो अभी तक यहाँ पर नहीं सुधरा था। वापस से अपने पास से किसी तरह की पोटली निकालता है जिसके अंदर पॉइजनस अटैक थे। वो सीधा वो अटैक बातियान के ऊपर करने वाला था, लेकिन वो उसके ऊपर अटैक कर पाता इससे पहले वो ओल्ड मैन वहाँ पर आ जाता है, जिसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बातियान को बचा लिया था। उसके बाद वो उस दुकान वाले का गला दबा देता है। उस दुकान वाले का तो अंचर पंचर ढीला हो चुका था। दूसरा बंदा जो पावरफुल स्वॉर्ड दिखा रहा था वो यही चीज देखकर भाग जाता है, लेकिन भागने से पहले ही ओल्ड मैन ने उसका भी गला दबा दिया था। वो दोनों हाथों में दोनों बंदे का गला दबा रहा होता है। ओल्ड मैन बातियान से पूछता है कि क्या मैं इन लोगों को यहाँ पर जोर से गला दबाकर जान ले लूं क्या इनकी? लेकिन बातियान उनसे कहता है नहीं नहीं जाने दो बच्चे, मैंने डरा दिया है तो आगे से कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। इसलिए वो ओल्ड मैन उन दोनों को उड़ाकर यहाँ से बहुत दूर फेंक देता है ताकि वो दोनों को दोबारा से कभी भी ऐसा धंधा ना खोले। जिसके बाद बातियान जो है वो उस बंदे के कंधे पे दबाते हुए कहता है कि तुम्हारा थैंक यू, तुमने हमें ऑफर दिया था ना कि तुम्हारे घर पे रहने के लिए, लेकिन हमें अभी यहाँ पर ना कुछ और काम है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, फ्यूचर में कभी हुआ तो हम लोग दोबारा भी मिल लेंगे। जिसके बाद बातियान लिन के साथ वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। आगे बढ़ते हुए उसे कुछ अजीब सा लग रहा था कि आसपास कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन जैसे लिन उससे पूछती है बातियान कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, चलो चलो सीधे चलते हैं। काफी लंबा सफर तय करने के बाद लिन जो होती है वो बातियान से कहती है कि बातियान हम ना आज रात यहीं पे गुजार सकते हैं, तुम्हें पता है ये जगह मैंने खुद खरीदी है ताकि यहाँ पर ना तुम आराम से रह सको, तुम्हें कोई परेशानी ना हो। बातियान उससे कहता है कि अरे वाह बढ़िया है, काफी अच्छी जगह है ये। लेकिन वहाँ पर बातियान से कहती कि बस बढ़िया ही कहोगे और कुछ नहीं, मुझे मेरा रिवॉर्ड कब मिलेगा? मेरे लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है क्या? मुझे भी कुछ चाहिए। बातियान उससे कह रहा होता है इतनी जल्दी नहीं, पहले मेरा भरोसा एकदम अच्छी तरह से तो जीतो। जब तक तुम मेरा साथ देते रहोगे और मेरे पर आंख बंद करके भरोसा करोगी तो उसी तरह से मैं भी तुम्हारे पे भरोसा करूंगा, और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी
ऐसी पिल बना कर दूंगा जो तुम्हारी मदद करेगी मार्शल किंग रेल्म के अंदर ब्रेक थ्रू करने में। मैं जा रहा हूँ कमरे के अंदर आराम से बैठकर अपना पिल रिफाइन करता हूँ, मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत करना। अगर डिस्टर्ब करोगी तो जो पिल मैं तुम्हारे लिए बनाने जा रहा हूँ वो खराब हो जाएगी। लिन कहती है ठीक है बातिन, मैं नहीं जाऊंगी, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बल्कि यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखूंगी ताकि कोई भी दूसरा घुस ना जाए कमरे में। लिन वहाँ पर सुबह से रात तक के इंतजार करती है, लेकिन अभी तक के बातिन अंदर से बाहर आया ही नहीं था। लेकिन रात को उसे कमरे के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकलते हुए दिखाई देता है। उस ऑरा को देखकर लिन समझ चुकी थी कि जरूर ऐसा लग रहा है यहाँ पर बातिन ने पिल को रिफाइन कर लिया होगा, इसी वजह से तो यहाँ पर इतना ज्यादा ऑरा निकल रहा है। वाह कमाल की बात है, वो ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि आसपास बिल्कुल तूफान ही आ जाता है। न जाने अंदर बातिन क्या ही कर रहा था। काफी देर तक चलने वाला ये तूफान कुछ देर बाद बिल्कुल शांत सा हो जाता है। ये देखकर लिन एकदम ज्यादा खुश हो जाती है कि लगता है बातिन ने पिल को रिफाइन कर लिया, अब मैं जल्दी से खाकर यहाँ पर मार्शल किंग रेल्म में ब्रेक थ्रू कर जाऊंगी। जिसके थोड़ी देर बाद बातिन भी कमरे के अंदर से बाहर निकल कर आ चुका था। बाहर आने के बाद वो लिन के पास आता है और उसे कहता है कि देखो ये पिल है, यही मैंने तुम्हारे लिए रिफाइन की है, देखो इससे फ्री में नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर तुमने आगे चलकर कभी भी मेरा भरोसा तोड़ा ना, तो यहाँ मैं यहाँ पर तुम्हारी मार्शल किंग रेल्म में ब्रेक थ्रू कराने की मदद कर रहा हूँ। आगे क्या अंजाम कर दूंगा तुम्हारा, इसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती, इसलिए मेरा भरोसा मत तोड़ना और लो इसका इस्तेमाल करके अपना ब्रेक थ्रू करो। जो सुनकर वहाँ पर लिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होने के बाद वो उस पिल को खा लेती है। जैसे उसने पिल को खाया था वो पिल उसकी बॉडी के अंदर से अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। वो पिल का ऑरा यहाँ पर लिन की बॉडी में फैलना शुरू हो गया था, जो यहाँ पर उसकी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल देता है। लिन की मार्शल स्पिरिट उसके पीछे आकर खड़ी हो चुकी थी, जो दोनों मिलकर यहाँ पर लिन को अपना ब्रेक थ्रू करने में मदद कर रहे होते हैं। जिसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर ये प्रोसेस खत्म हो जाता है। बातिन उससे कहता है कि तुमने अभी यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू नहीं किया है, लेकिन तुमने अपनी बॉडी को इस काबिल बना लिया है कि वो ब्रेक थ्रू करने के लायक हो जाए, क्योंकि मार्शल किंग रेल्म को ब्रेक थ्रू करना इतना इजी नहीं होता है। इसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस लगेगी और प्रैक्टिस के बाद तुम उसे ब्रेक थ्रू कर पाओगी। उसी के साथ साथ तुम्हें 9 यिंग बॉडी टेक्निक की भी जरूरत पड़ेगी। जब तुम उन दोनों टेक्निक का इस्तेमाल करोगे, अपनी कल्टीवेशन करोगे ना, तो थोड़े दिनों के अंदर तुम अपना मार्शल किंग रेल्म को ब्रेक थ्रू कर। लेकिन ये सुनकर एकदम ज्यादा हैरान रह चुकी थी कि अरे वाह, ये 9 यिंग बॉडी किस तरह की टेक्निक होती है। वो बातिन से कहती कि बातिन क्या तुम मुझे वो टेक्निक दोगे? अगर तुमने मुझे 9 यिंग बॉडी टेक्निक दे दी ना, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अपनी आखिरी सांस तक के तुम्हारा साथ दूंगी और कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगी, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ मैं, बस तुम यहाँ पर मेरी मदद कर दो। बातिन कहता है ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन मैंने तुमसे कहा है ना कि मेरा भरोसा कभी मत तोड़ना। भरोसा जिस दिन टूटा मैं उसी दिन तुम्हारी जान ले लूंगा, समझ में आया ना? जान ले लूंगा, इधर उधर का कुछ काम नहीं, सीधा का सीधा जान ही लूंगा। लेकिन वहाँ पर कहते ठीक है बातिन, मैं समझ गया, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगी, बस यहाँ पर तुम मुझे वो 9 यिंग बॉडी सिखा दो टेक्निक वाली। बातिन कहता है ठीक है, जब तुम इतना ही कह रही हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारे पर भरोसा कर लेता हूँ और उसके बाद तुम्हें 9 यिंग बॉडी सिखा देता हूँ। जिसके बाद बातिन लेन को उसकी पावर एक्टिवेट करने कहता है और जैसे वो अपनी पावर एक्टिवेट करती है, बातिन अपनी पावर को के अंदर डालना शुरू कर देता है। 9 यिंग बॉडी बातिन के पास पहले से ही थी, तो अपने माइंड के अंदर से उस टेक्निक को लिन के माइंड के अंदर ट्रांसफर कर रहा था, ताकि थोड़ी देर के अंदर लिन भी यहाँ पर उस टेक्निक को सीख जाए। जिसके थोड़ी देर बाद लिन के चारों तरफ 9 यिंग बॉडी जो थी उसकी टेक्निक के जो स्पेल वगैरह थे वो लिखा जाते हैं। वो सारे के सारे स्पेल अब धीरे धीरे करते हुए लिन की बॉडी के अंदर समा रहे थे, ताकि उससे भी वो 9 यिंग बॉडी आ जाए। थोड़ी देर के अंदर यहाँ पर लिन ने 9 यिंग बॉडी को करना सीख लिया था, जिस चीज को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। भागते हुए जैसे ही बातिन के पास आ रही थी, उसका पैर फिसल जाता है, जिस वजह से वो बातिन के ऊपर गिर चुकी थी। पर वो खुद को संभालते हुए बातिन से कहती कि बातिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम नहीं जानते कि यहाँ पर तुमने मेरी कितनी ज्यादा मदद की है, ये एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भूलूंगी। बातिन कहता है ठीक है, अब यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो, जाओ अपनी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के दौरान अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज में डाउट होता है या फिर कोई क्वेश्चन आता है ना, तो मुझसे पूछ लेना, मैं यहीं पर हूँ, मैं तुम्हारी आकर मदद कर दूंगा। ये सुनकर लिन शर्माते हुए बातिन का थैंक यू कहती है दोबारा से, और शर्माते ही वहाँ से वो चली जाती है। लिन के जाने के बाद बातिन जो था वो जूजिंग टावर के उसे पावरफुल बंदे से कह रहा होता है कि तुमने काफी कुछ देख नहीं लिया, मुझे पता है कि तुम ना बहुत देर से मेरा पीछा कर रहे हो, मैं तुम्हारे बारे में पहले ही जान चुका था, तो अब और ज्यादा छुपने की जरूरत नहीं है, मेरे सामने आ जाओ। बातिन उसके पास जाकर कहता है कि अच्छा ये तुम हो ना जूजिंग टावर वाले, आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम आ गया, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वो बंदा वहाँ पर बातिन से कह रहा था कि बिल्कुल जूजिंग टावर के मास्टर ने सही कहा था कि तुम कोई मामूली बंदे नहीं हो, तुम बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, बस यही चीज जानने के लिए मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था, जो अब मुझे पता चल गई। जब
तुमने जूजिंग टावर के अंदर वो एग्जाम देकर टॉप फ्लोर को हासिल किया था ना, तभी से मैं तुम्हारे ऊपर नजर बना के रखे हुए था कि आखिर कोई ऐसा मामूली बंदा इतना आसान तरीके से मेरे टेस्ट को ह्यूमिलेट करते हुए जीत जाए। तुमने मेरा टेस्ट नहीं जीता बल्कि उस टेस्ट की बेइज्जती कर दी थी, मानो कि वो कोई बच्चों का खेल हो। तभी से मैं चाह रहा था कि मैं तुमसे मिलूं और तुमसे बात करके देखूं। बातिन कहता देखो यहाँ पर चिकनी चुपड़ी बातें करके ना बातों को घुमाओ मत, जो काम है तुम्हारा साफ साफ बताओ वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। वो बंदा कहता है आओ चलो हम शराब पीते हैं, शराब पीते पीते यहाँ पर आपस में बातें करेंगे। इसलिए बातिन भी उसके साथ शराब पीने के लिए टेबल पर आकर बैठ जाता है। बैठने के बाद वो बंदा वहाँ पर शराब वगैरह लगा देता है और उसके बाद बातिन से कहता है कि मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक सवाल है, मुझे बस उसका जवाब जानना है, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन वो सवाल क्या था वो अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।